हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक हमने स्टेप 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का कर लिया है, जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करना सीख रहे हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग में पहुंचेंगे तो वो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सो आज हम स्टेप 2 पे आ गए हैं और इसमें हम सीखेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 2 जो है वो यहाँ तक पहुँचाएगा आपको, और स्टेप 1 ने आपको ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचा दिया था। याद कीजिए, अभी तक हमने स्टेप 1 में क्या सीखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं, वो तो हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे स्टेप 1 ने हमें पहुँचाया था, उसके आगे ही हमको बढ़ना है और उसमें कुछ चीज़ें प्लस और माइनस करनी है, जिससे हम स्टेप 2 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुँच जाएँगे, जो कि वर्किंग कैपिटल से पहले का होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो अभी काम पे लगा हुआ है, और काम पे लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे करंट वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपको लेनी है। ठीक है? करंट एसेट्स मतलब जो अभी-अभी रिजल्ट्स देने वाले हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएँगे इसके। करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी आप माइनस कर देते हैं, तो वो बन जाता है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? वर्किंग कैपिटल का जो फ़ॉर्मूला है, आपने रेशो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अगर आपने वो पहले पढ़ लिया है। तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब स्टूडेंट्स, इस पूरे में यहाँ पर क्या है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ जो है, वो वाला पार्ट तो आगे आएगा, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंज होगी। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ तक ले जाना होगा, है ना? यहाँ तक ले जाना होगा, उसके बाद ही करंट एसेट्स और लायबिलिटी चेंज होगी। अब यहाँ तक कैसे ले जाएँ? स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। हमने अभी तक जो काम किया है, नेट प्रॉफिट वाला, यहाँ तक पहुँचने का जो काम किया है, उसमें हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, उसका सारा काम कर लिया हमने। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसके बाद पी एंड एल बनता है। पी एंड एल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये आपको पार्टनरशिप चैप्टर्स में पढ़ाया गया होगा। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको बांटा जाता है लोगों में या शेयर होल्डर्स में, और उसके बाद आखिरी में बैलेंस शीट बनती है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बैलेंस शीट से जो प्रॉफिट था वो उठाया। उसके बाद हमको कहाँ जाना है सबसे पहले? देखिए, बैलेंस शीट के सबसे पास क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने स्टेप 1 में कर लिया है। जो भी बटा हुआ प्रॉफिट था, चाहे वो डिविडेंड के तौर पे हो या वो रिजर्व में भेजा गया प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, तो वो हमने ऑलरेडी उसमें एडजस्ट कर दिया है। अब कौन सी बारी आई है? अब बारी आई है स्टूडेंट्स पी एंड एल अकाउंट वाले की, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है, इसके पहले क्या आता है, पी एंड एल अकाउंट, नॉर्मल वाला। अब पी एंड एल में जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं, और इनकम होती है वो लिखी जाती है रेगुलर तौर पे। ठीक है? तो इसमें कोई भी तरह का जो खर्चा हुआ है और इनकम है, वो लिख दी जाती है, तो उससे पी एंड एल अकाउंट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 चीज़ें और हटा देनी है, क्योंकि हम कौन-सा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा यहाँ पे और भी प्रॉफिट लिखे होते हैं, क्योंकि ये तो पूरे साल का होता है, पूरी हर एक्टिविटी इसमें लिखी जाती है ना? हर तरह का प्रॉफिट इसमें लिखा जाएगा। अब उसमें इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट होगा और फाइनेंस वाला जो प्रॉफिट हुआ होगा, वो तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग वाला निकाल रहे हैं। तो बाकी प्रॉफिट को साइड करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, पी एंड एल अकाउंट में कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शन भी होंगी जो कैश वाली ट्रांज़ैक्शन होंगी, है ना? कैश वाली ट्रांज़ैक्शन। अब हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। तो उसमें आपको स्टूडेंट्स नॉन कैश वाली जो चीज़ें हैं ना, वही रखनी है, और कैश वाली जो चीज़ें होती हैं वो निकालनी होती है। ठीक है? तो अभी हम एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं, 2 चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन, मतलब जो कैश से संबंधित ट्रांज़ैक्शन होगी उनको हम हटाएँगे, और नॉन कैश वाली जो ट्रांज़ैक्शन है उनको हम रखेंगे। ठीक है? उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो होंगे, अब देखिए, नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, 3 तरह के ही तो आइटम होते हैं ना। तो नॉन ऑपरेटिंग में क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग के अलावा क्या होगा, इन्वेस्टिंग
आइटम्स जो होंगे वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और फाइनेंसिंग आइटम्स जो होंगे वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये 2 काम आपको साथ में करने हैं, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं स्टूडेंट्स, इसकी भी एक लिस्ट है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, जो कि मैं आज आपको क्लियर कर दूँगा कौन-सी चीज़ क्या है, और उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहीं से शुरू करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू होगा, ये वाला स्टेप 2 जो है, ठीक है? और पहुँचाएगा कहाँ आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऐड क्या-क्या करना है, देखिए उसकी लिस्ट लिखी हुई है। अब हम जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन ऐड होगा, और डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन होता है या नहीं? देखिए, इसमें कोई कैश जाता है क्या हमारी जेब से? नहीं, ये तो सिर्फ़ मशीन की वैल्यू कम कर दी जाती है, डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो नॉन कैश वाला होगा ना, वो ऐड करना है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है, हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट मेथड में बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन होती है कैश वाली, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, ठीक है? इसीलिए डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन जैसा ही एक और चीज़ होती है, एमोर्टाइज़ेशन। अब ये क्या होता है? ये इनटैंजिबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है? जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इन पे एमोर्टाइज़ेशन लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसको भी हम नॉन कैश ही समझेंगे। दोनों को ऐड कर देना है आपको। आगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान से आप इसको देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। याद है आपको? कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होते थे। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब हमने उधार लिया और उस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ा। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो गया ना। तो इन्वेस्ट ये हमारा ऑपरेटिंग का तो हुआ नहीं, और हम बना रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टेबल। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसको भी हम लोग वापस ऐड करेंगे, क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको भी हमको ऐड करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो इन दोनों चीज़ों को ऐड और माइनस करेंगे, मतलब करना हमको उल्टा है। जो भी एक्सपेंस वाली चीज़ें होंगी उनको ऐड करेंगे, जो भी खर्चे हुए होंगे हमारे, और जो हमारी इनकम होंगी उनको लेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, या डिबेंचर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से संबंधित है ये हमारा खर्चा, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको ऐड करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन शेयर इशू एक्सपेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो अब मान लेते हैं कि नई कंपनी है कोई, या कोई ऐसी कंपनी है जिसको अभी रेपुटेशन बनानी है मार्केट में, तो वो कहीं से अंडर राइटिंग कराती है। अंडर राइटिंग बेसिकली होता है गारंटी, एक कोई गारंटर रखती है। अब वो गारंटर कोई बैंक भी हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका नाम मार्केट में चलता हो। सो ये जो अंडर राइटिंग होती है, इसकी मदद से उस कंपनी के शेयर लोग खरीदते हैं, और जान पहचान बढ़ती है उस कंपनी की मार्केट में, ठीक है? तो इसके लिए इसको एक कमीशन देना होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई भी कमीशन है, तो जाहिर सी बात है ये भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड कमीशन है, तो इसीलिए इसको भी ऐड किया गया है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 6th पॉइंट में स्टूडेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते समय आपको लॉस हो गया, तो ये भी तो ऑपरेटिंग का नहीं है, तो इसीलिए इसको भी ऐड किया गया है। क्लियर है? लास्ट और कर लेते हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, प्रोविजन जो होते हैं वो एक तरह की गुल्लकें होती हैं, ठीक है? और ये हमको फ्यूचर में कोई नुकसान होना है, या हमको पता है कि फ्यूचर में हमको ये पेमेंट करनी है और ये फिक्स्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर हम प्रोविजन बना देते हैं। डाउटफुल डेट मतलब हम कई लोगों को उधार दे के रखते हैं बिजनेस के में, तो अब जितने भी लोग हैं सारे के सारे पैसा तो लौटाएंगे नहीं, हो सकता है कुछ उसमें से चले जाएं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको अपना रिस्क पहले से ही मैनेज करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे गुल्लक में कुछ पैसा डाल लेते हैं हम लोग, और जब भी कोई
डेटर पैसे नहीं चुका पाता या वो चला जाता है, तो हम इसी में से उस लॉस को एडजस्ट करते हैं। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हम लोग पहले से ही तैयार हैं अपनी नुकसान के लिए। तो उस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इस गुल्लक में पैसा बढ़ाया है, और जब भी इस गुल्लक में पैसा बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा यही सोच के बढ़ाते हैं कि वो पैसा हमारे पास से चला गया ऑलरेडी, तो एक तरह का लॉस हो गया। अब ये लॉस किस तरीके का है? देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इन्वेस्टिंग का ही है बेसिकली अगर आप देखें तो। क्योंकि हम जब उधार देते हैं किसी को, तो वो इन्वेस्ट करना होता है, वो फाइनेंस करना नहीं होता है, इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी हम कहीं न कहीं पैसा इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि वो लेके भाग गया तो वो लॉस हो गया हमारा, और लॉस किस तरह का हो गया? वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस। तो स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े स्टूडेंट्स, वो 2 तरीके के पॉइंट्स थे। एक तो नॉन कैश थे पहले दोनों, और बाकी सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स कि कौन सी चीज़ प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है। याद रखिएगा कि ये सारे आइटम है ना, ये 2 जगह भी जाते हैं। मतलब इनमें से कुछ आइटम 2 जगह भी जाते हैं, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे। अब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाएगा, ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से संबंधित है, तो वहाँ पर भी जाएगा। उसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, तो ये वहाँ पर भी जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट अभी, लेकिन आपको उतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट में, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है? पहले वाला हमको समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे डिविडेंड क्यों नहीं लिखा है हम लोगों ने? डिविडेंड भी तो एक ऐसा खर्चा होता है, जो कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा डिविडेंड हम पहले ही कर चुके हैं स्टेप 1 में। और डिविडेंड जो होता है स्टूडेंट्स, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात होती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि बैलेंस शीट से सबसे पहले हमको कहाँ जाना होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला सारा हम कर चुके हैं। लेकिन ये तो ऐसे खर्चे हैं जो थर्ड पार्टी को देना होता है हमको। तो प्रॉफिट को बांटा थोड़ी है यहाँ पे। ये तो प्रॉफिट में से हमने पहले उनको उनका उधार चुकाया, मतलब उनका इंटरेस्ट चुकाया, तो इसको बोला जाता है पी एंड एल अकाउंट वाला, ठीक है? तो ये जो आएगा खर्चा, ये पी एंड एल अकाउंट का आएगा, इसी वजह से इसको बाद में किया जा रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब जल्दी से लेस वाले आइटम्स भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ज़रूर इनकम भी हुई है कुछ, तो जो इनकम हुई है हमारी, उनको हम लेस कर देंगे, और कुछ भी नया नहीं है, जो ऊपर है ना उसी में से पॉइंट्स निकले हुए हैं, और ये 5 पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले आ गई इंटरेस्ट इनकम। अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको ये लेस कर देना है। अब ये इंटरेस्ट क्यों मिला होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही तो इंटरेस्ट मिला होगा आपको, है ना? तो ये दोनों देखिए, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जब आप पैसे किसी कंपनी में लगाते हैं, तभी आपको डिविडेंड मिलता है, और तभी आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको लेस कर दिया गया है, ठीक है? इनकम को आपको लेस कर देना है, और एक्सपेंस को आपको ऐड कर देना है। रेंटल इनकम की बात करेंगे। आपने किसी को रेंट पे अपनी जगह दी हुई है, तो इसका मतलब वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है स्टूडेंट्स। देखिए, रेंटल इनकम, इनकम हो रही है, तो मतलब आपने अपनी जगह किसी को दे रखी है, तो इसका मतलब वो इन्वेस्ट किया हुआ है आपने। तो उससे पैसा आया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में इस बार आपने जब बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो ये वाला प्रॉफिट जो है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही प्रॉफिट है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इस बार आपने पहले इंक्रीज किया था, मतलब आपने नुकसान करवाया था। अब आपने डिक्रीज किया है, तो इसको मतलब फ़ायदा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो मेन पॉइंट आपको समझना है स्टूडेंट्स, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं, तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट जो अभी तक आपने निकाला है, उसमें से आपको नॉन कैश ट्रांजैक्शन और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को माइनस कर देना है, और एक्सपेंस को प्लस कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे, और यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप आएगा, वो बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं स्टूडेंट, समझ लीजिए 90% ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फंडा आप समझ चुके हैं। उसके बाद तो सिंपल ही सिंपल है, और जो उल्टा चलने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग सीधा ही चलेंगे, मतलब अब हम कैश के हिसाब से चलेंगे।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉन कैश वाली चीज़ों के हिसाब से भी चल रहे थे, लेकिन अब सीधा-सीधा हमको ये देखना है कि कैश अगर आ रहा है, तो हम उन चीज़ों को प्लस कर देंगे और कैश अगर जाएगा, तो उन चीज़ों को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए। सो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, इस टेबल को बना लीजिए और इसको कोशिश करके याद कर लीजिए। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये सिंपल रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।